हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आपसे यूपीएससी और यूपी पीसीएस में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या फिर इनके आने की संभावना बहुत ही अधिक रहेगी। साथ ही ये क्वेश्चन पेपर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न चल रहा है, किस टाइप से आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आप देखेंगे एग्ज़ाम में यही ट्रेंड चल रहा है और एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक पीरियड के संबंध में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो वन बाय वन करके हम स्टेटमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड ओनली कॉपर मेटल वाज यूज्ड। ऋग वैदिक काल के समय सिर्फ तांबे के मेटल यूज होते थे, बिल्कुल सही बात है। नंबर सेकेंड, द सी इज मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड एंड ओशियन वेल्थ। समुद्र का उल्लेख आपको ऋग वैदिक काल में मिलता है। नंबर थर्ड, ऋग वैदिक इग्नोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऋग वैदिक काल में एग्रीकल्चर ही मेन बिजनेस था, लोगों के लिवलीहुड का, लोगों के जीवन यापन का, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और द प्लाव वाज ड्रॉन बाय सिंगल होर्स, यानी कि जो हल होते थे उनको एक सिंगल बैल के द्वारा जोता जाता था, ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही और तीसरा गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट ऑप्शन है। नंबर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वैदिक पीपल। जो वैदिक समाज के लोग होते थे उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला है आपका, द जीरो वाज नोन इन ऋग वैदिक टाइम इटसेल्फ। लोगों को जीरो का ज्ञान था, बिल्कुल सही है। नंबर टू, वैदिक पीपल नो द मेथड ऑफ making squares equal in the area to triangle, circle and calculate the sum and differences of square। जो वैदिक पीपल थे उनको सारे सिंबल्स जो होते हैं मैथ का उनका ज्ञान था। नंबर सी, दे न्यू डैट अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड द सन। वैदिक काल में लोगों को इस बात का भी ज्ञान था कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये भी बात एकदम सही है। जो डी ऑप्शन है, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। जो डी ऑप्शन है, ट्रिगोमेट्री एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को डेवलप्ड बाय वैदिक पीपल, ये गलत है। ट्रिगोमेट्री वैदिक पीपल के समय वैदिक पीपल्स के द्वारा डेवलप नहीं की गई थी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका राइट ऑप्शन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी गलत है, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन सही है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि आफ्टर द कलिंग वार the greatest ideal and objective before Ashok was the prorogation of Dhamb. Consider the following statement regarding the Dhamb as explained in Ashoka edicts. कलिंग वार आप सब जानते हैं अशोक के समय में लड़ा गया था और इसी वार के बाद जो काफ़ी रक्तपात हुआ था उसको देख के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने स्वीकार कर लिया था, यानी कि उसने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया, हिंसा त्याग दिया था। इसके बारे में उसी समय उसने एक धम्म का नारा दिया था। धम्म क्या था? तो धम्म एक रिलीजियस मोरल लॉ था। आप इसको ये बोल सकते हैं कि जो ये धम्म था कोई रिलीजियस नहीं था, कोई धर्म नहीं था, ये अपने आप में क्या था? एक नैतिक विधि थी, मोरल लॉ था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या धम्म के बारे में कौन सा बात सही है। तो आपको बताना है कि जो धम्म था वो कोई धर्म नहीं था और ना ही कोई धार्मिक प्रणाली थी, बल्कि एक मोरल लॉ था, नैतिक लॉ था। सेकंड, क्या इसके बारे में दिया गया कि इट हैज़ बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड प्रमोशन ऑफ वॉर। ये बिल्कुल गलत है। धम्म ना तो नेचुरल जस्टिस का कोई बेसिक एलिमेंट है और ना ही ये वार को प्रमोट करता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? कंस्टिट्यूट लेस सिविल एंड मैनी गुड डिड्स। ये आपका ऑप्शन सही है कि ये कम से कम बुराइयां और अच्छी आवश्यकताओं को कंस्टिट्यूट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट एंड थ्री, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर फोर है, ग्रीक किंग एंटी एल्सिडस कॉल्ड हिमसेल्फ भागवत एंड इरेक्टेड एज ए वासुध्वज इन ऑनर ऑफ वासुदेव एट बेसनगर।
दूसरा है हेलियोडोरस एडॉप्टेड बुद्धिज्म एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन अपीज देयर सुंग एलाइज। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ना तो वन, ना तो फर्स्ट, ना सेकंड, दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 5 है कि कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाल किल्स। पाल राजाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में, जो यहाँ पे कुछ पाल जो राजा होते हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और फिर आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट उनके बारे में गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आप कोई शॉर्टकट अपना के पास नहीं हो सकते, इसलिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है पाल डायनेस्टी के सभी राजाओं के बारे में जब जानकारी होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लेट्स हम डिस्कस करते हैं। पहला, द पाल हैड क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट एंड कल्चरल लिंक्स विद सेंट्रल एशिया एंड अरेबियन कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, जो पाल राजा थे उनके सेंट्रल एशिया और अरेबियन कंट्री से क्लोज रिलेशन से। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा, द पावरफुल सेलन डायनेस्टी सेंड मैनी एम्बेसडर टू द पाल किंग्स। सेलन डायनेस्टी इंडोनेशिया की डायनेस्टी थी और ये महायान जो बौद्ध धर्म होता है, महायान, उसके काफ़ी ये लोग फॉलोअर थे। तो इनके बारे में जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नंबर 3 क्या दिया है, द पाल किंग पेट्रोनोज हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म बोथ। पाल राजाओं ने हिंदुत्व और बौद्धित्व दोनों को बढ़ावा देते, ये भी गलत है। पाल राजा जो सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देते थे। नंबर 4 थे, धर्मपाल बिल्ट 1000 टेम्पल इन ऑनर ऑफ द सेव डिटी। धर्मपाल ने शिव जी के 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। फर्स्ट एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी करेक्ट कोड, और ये आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। नंबर 6 है, with reference to the main causes for the tripartite struggle for the supremacy between the Pals, the Gurjar Pratihars and the Rashtrakoot, consider the following statement। जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी पाल गुर्जर प्रतिहारों के मध्य और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको ट्रिपेट्राइट जो वार था उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, तभी आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप कोई भी शॉर्ट की अपना के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हर चीज़ 0 to 10 पता होनी चाहिए। तो पहला है आपका ऑप्शन कि द मेन कॉज फॉर दिस बैटल वाज डिज़ायर टू पजेस द सिटी ऑफ कनौज विच वाज देन अ सिंबल ऑफ सॉवर्निटी। इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था कि जो कनौज था उस पर कब्जा जमाना। कनौज उस समय में सॉवर्निटी का सिंबल माना जाता था, इसलिए यह युद्ध भी कारित हुआ ताकि उसको प्राप्त करके अपनी सॉवर्निटी यानी कि संप्रभुता स्थापित की जाए। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, दिस बैटल वॉज एम टू कंट्रोल द इंटरमीडिएट फर्टाइल रीजन, ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इसके मेन रीजन थे और इसीलिए यहाँ पर ट्रिपेट्राइट स्ट्रगल हुआ था। और मेरे क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें विजयी कौन हुआ था, जब ये वार हुआ तो इसमें कौन विजयी हुआ। नंबर 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बोरोबुदुर स्टीप इन जया। बोरोबुदुर स्टीप आपका जया में है, सॉरी जया इंडोनेशिया में स्थित है और ये एक अब तक का बौद्ध धर्म का सबसे मतलब विशाल और प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है। अब इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला आपसे पूछा गया कि दिस स्तूप वाज बिल्ट इन द 8th सेंचुरी। इस स्तूप का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, बिल्कुल सही है। इस स्तूप का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, यानी कि 8वीं भी सही है और 9वीं भी सही है। नंबर बी, इट इज़ फेमस फॉर इट्स टेरेस्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इग्निटी ऑफ इट्स स्कल्पचर्ड वॉल, बिल्कुल सही है ये भी। नंबर सी, दिस नोबल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ 9 सक्सेसिव टेरेस। इसमें 9 सक्सेसिव टेरेस है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आपके एग्जाम के हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा, डी। उपरोक्त तीनों सही है तो जाहिर सी बात है डी ही गलत होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ आप मुझे बताइएगा कि बोरोबुदुर स्टीप किसने बनवाया था।
कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुक्ति। भुक्ति इन गुप्ता पीरियड क्या था? भुक्ति गुप्त पीरियड में यूज एक टर्म था, जैसे आज हम प्रोविंस बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, उसी तरीके से भुक्ति थी। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ ए किंगडम थी। ये आपको याद रखना है। भुक्ति ना तो रिलीजियस वर्शिप थी, ना ही रिलीजियस लीडर्स का कोई ग्रुप था, और ना ही रेवेन्यू का कोई पार्ट था। ये भुक्ति, जैसे आज हम नाम दे देते हैं प्रांतों को, वैसे ही भुक्ति था। गुप्त काल में भुक्ति एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, राज्य किंगडम की शासन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट को देखिए और आप बताइए कि उनमें से कौन सही है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि द नॉलेज ऑफ इंडियन हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट हैज रीच्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू ग्रीक एंड रोमन्स। जो भारत में हर्ब्स पाई जाती हैं, यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट है, जो यहाँ के आयुर्वेद है, उसके बारे में दुनिया को ज्ञान कहाँ, जो हमारे पश्चिमी संसार है उनको ज्ञान किससे मिला? तो ग्रीक और रोमन से मिला। बिल्कुल सही है। दूसरा है अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ चरक एंड सुश्रुत संहिता इन द 8th सेंचुरी इन्फ्लुएंस्ड यूरोपियन एंड वेस्ट एशियन मेडिसिनल सिस्टम ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों ही आपके सही हैं। जो हमारे चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता है, इनका ज्ञान मध्यकाल के दौरान यूरोपियन और वेस्ट एशिया में फैला था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रेन ऑफ हर्ष कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ हर्ष से आपसे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है हर्ष एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द पंजाब टू नॉर्थन ओडिशा एंड फ्रॉम हिमालय टू द बैंक ऑफ नर्मदा। जो हर्ष का एम्पायर था वो पंजाब से नॉर्दर्न ओडिशा और हिमालय से नर्मदा नदी के किनारे तक फैला हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर सेकंड है हर्ष लॉन्च्ड ए कैंपेन सो एज टू एक्सटेंड हिज एम्पायर बियॉन्ड द नर्मदा बट फेल टू डू सो। हर्ष का जो साधन था वो उसे नर्मदा के आगे भी ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हर्ष earned an undying reputation not so much for his peaceful activities as for his conquest। ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली करेक्ट ऑप्शन है आपका। 11th क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे भी वही काम है, आपको स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और आप लोग ट्रेंड सीख लीजिए, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद हो गया है। तो एग्ज़ाम्स में कैसा ट्रेंड चल रहा है, कैसे टाइप से क्वेश्चंस बनना है, ये सब जानने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस है हम करवा सकें। सो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि टेरेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट इन पंजाब और सिंध। सेकेंड स्टेटमेंट है मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। जो ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैं, जो मतलब नहर इत्यादि के साक्ष्य हैं, वो हड़प्पा के पंजाब और सिंध साइड में देखने को मिलती है। जो मोस्ट अर्बन साइट्स हैं वो सेमी एरिड लैंड्स पे स्थित हैं। ये भी आपके सही हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नंबर 12 क्वेश्चन है कि while there are several kinds of stoops, round and tall, big and small, these have certain common feature. Which of the following is not the feature of stoop? अब यहाँ से आपसे स्तूप से पूछ लिया गया कि स्तूप का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर नहीं है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम में अब वही पूछा जा रहा है जिसे कि हम इग्नोर करते हैं। तो इसका आप पहले स्टेटमेंट देखिए, फिर बताइए कौन सा सही है। पहला आपका स्टेटमेंट है कि जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्टूप। सेकंड, stoops were built of stones or bricks to house important relics of Buddha. Number third, inscription found on the railings and pillars of stoops record donation made for building and decorating them. तो इस क्वेश्चन का
पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आप स्तूप देखिए तो आपको लगेगा कि सेंटर में कोई एक स्मॉल बॉक्स रखा है। और जो स्तूप होते हैं ये जनरली स्टोन्स और ब्रिक्स के ही बने रहते हैं। ब्रिक्स जो हाउस इम्पोर्टेंट रेलिक्स ऑफ बुद्धा उसी के बने रहते हैं। तीसरा है जो ये रेलिंग्स एंड पिलर्स हैं स्तूप्स, ये रिकॉर्ड करते हैं। इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ स्तूप्स रिकॉर्ड डोनेशंस मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग दैम। तो ये डोनेशन इत्यादि जो मिलती हैं उनको रिकॉर्ड, और जो बिल्डिंग को कैसे बनाना है, डेकोरेट करना है, उसको रिकॉर्ड्स करने का काम करते हैं जो रेलिंग और पिलर्स पे लगे स्तूप्स होते हैं वो। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है अंडर ए नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th century द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू मिस्ल एंड लेटर ऑन नंबर्स ऑफ बैंड्स कॉल्ड जट्स। तो यहाँ पे हम आपको पहले बता दें कि मिस्ल सिख संप्रदाय की एक सॉवरेन किंगडम था। तो जाहिर सी बात है ये ना तो नंबर ऑफ बैंड्स जट इत्यादि का कोई बैंड भी नहीं था और ना ही सिखों ने इसे कोई ऑर्गेनाइज किया था। ये एक सॉवरेन उनका किंगडम था मिस्ल। जो सिख समाज, जैसे आपसे पूछा जाए कि रणजीत सिंह को आप सब लोग जानते हैं किस मिसल के थे, तो वो सुकरचर्या मिसल के थे। तो इस टाइप से मिस्ल क्या था, एक सॉवरेन किंगडम था। दे कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज दल खालसा। तो आप यहाँ जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ इनकरेक्ट, आपको पहला ही जैसे हमने बता दिया तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए सब आपके सही है। नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जैन एंड बुद्ध। जैन और बुद्धों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, बोथ द महावीर एंड द बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। महावीर और बुद्ध ने ऐसा महसूस किया कि जो सिर्फ अपना घर छोड़ते हैं वही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका सही है। सेकेंड है बोथ टॉट दैट लाइफ एंड वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस बट मैन्स इमोरल एक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सफरिंग एंड सॉरो। दोनों ने यह सिखाया कि जो दुनिया है खुशियों से भरी है, किंतु मानव का अनैतिक कार्य जो होता है, मोरल एक्ट होता है, उसे दुख का भागी बनाता है। ये गलत है। नंबर 3 है द बुद्ध एंड महावीर रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ डिवाइन ओरिजिन रादर देन ह्यूमन्स। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दोनों को ही जब अनुभव हुआ कि जब तक वो घर नहीं छोड़ेंगे, मोह माया से अलग नहीं होंगे, तब तक उन्हें ट्रू नॉलेज नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपका सही है। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सूफी सिलसिलास began to crystallize in different part of Islamic world around the 12th century। जो सूफी सिलसिला था ये 12th सेंचुरी के दौरान भारत में फैला, बिल्कुल सही है। दूसरा है द सूफी sought an interpretation of the कुरान, यहाँ पे कुरान होगा, कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सन एक्सपीरियंस, ये भी सही है। नंबर 3 इंस्टीट्यूशनली द सूफी began to organize communities around the इबादत खाना controlled by कलंदर। ये गलत है आपका। इबादत खाना अकबर ने खोला था जिसमें कि सभी धर्मों के लोग आके अपना धार्मिक सलाह मशवरा करते थे और सभी धर्मों पे राय प्रकट करते थे। तो ये अकबर का काम था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी जो भी स्टेटमेंट है आपका सही है। और जो सूफी संत हैं उनकी जो पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थान है उनके, मुस्लिम वर्ल्ड में हम उनको क्या कहते हैं, जियारत। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है। 16 है कि इब्न बतूता ने जो भारत के बारे में बताया उसमें से क्या सही है। पहला, इंडियन सिटीज़ वर लेस पॉपुलेटेड एंड लेस प्रॉस्पियस ड्यू टू फॉरेन इन्वेंशन, गलत। सही है। नंबर 2 द पोस्टल सिस्टम वॉज नॉट एफिशिएंट एंड वॉज इन फ्रेगमेंटेड स्टेट। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है।
सेकेंड स्टेटमेंट, द पोस्टल सिस्टम वॉज नॉट एफिशिएंट एंड वाज इन फ्रेगमेंटेड स्टेट, जो डाक प्रणाली थी वो एफिशिएंट नहीं थी, ये आपका गलत है। नंबर थर्ड, इब्ने बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव विच अलाउड फार्मर टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर, ये भी स्टेटमेंट है आपका सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन रिवीज करते हैं हम। इंडियन सिटीज वर लेस पॉपुलेटेड एंड लेस प्रॉस्परस ड्यू टू फॉरेन इन्वेंशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकेंड, द पोस्टल सिस्टम वॉज नॉट एफिशिएंट एंड वाज इन फ्रेगमेंटेड स्टेट, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। इब्ने बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर, ये स्टेटमेंट जो इब्ने बतूता ने लिखा अपने बुक्स में ये सही है। और इब्ने बतूता ने उल्लेख करते हुए बिल्कुल सही लिखा कि भारत की जो ज़मीन है वो इतनी उपजाऊ है कि जो किसान है यहाँ से एक साल में 2 फसल काट सकते हैं। जैसे हम लोग आप देखते हैं कि 2 क्या हमारे 3 फसल चलती है, रबी की, जायद की, खरीफ की, तो थर्ड इसका सही ऑप्शन है। और ऊपर जो दो ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए हैं वो आपके गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर 1857 द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पार्ट, 1857 के बाद ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दिल्ली मुगल काल को भूल जाए, और इसके लिए उन्होंने क्या नहीं किया। पहला, मॉस्को इन दिल्ली वर आइदर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर, जो दिल्ली में मकबरे इत्यादि थे उनको या तो नष्ट कर दिया गया, किसी और कार्य के लिए यूज़ किया गया। नंबर 2, द वेस्टर्न वॉल ऑफ शाहजहानाबाद वॉज ब्रोकन टू स्टैब्लिश द रेलवे, जो शाहजहानाबाद था उसका जो उसकी वेस्टर्न वॉल थी उसको तोड़ के एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। नंबर 3, आर्किटेक्ट मेड श्योर दैट द वायसराय प्लेस वॉज हायर देन शाहजहां जामा मस्जिद, आर्किटेक्चर इस बात को लेके श्योर थे कि जो वायसराय की जगह होगी वो शाहजहां की जामा मस्जिद है उससे ऊंची होगी। नंबर डी, द गार्डन प्रेवलन एंड मॉस्क अराउंड द रेड फोर्ट वाज कम्प्लीटली रिनोवेटेड डेकोरेटेड, ये गलत, ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया था, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने जो रेड फोर्ट होगा उसको रिनोवेट डेकोरेट नहीं किया था, बाकी सारे काम अंग्रेजों ने किए थे। 18 क्या है, विद रेफरेंस टू मुंडा रिवेलियन, मुंडा विद्रोह के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, बिरसा मुंडा ने इसे स्टार्ट किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, बिरसा ने घोषित किया कि ईश्वर ने लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए उसे अपॉइंट किया है। नंबर 2, मुंडा रिबेलियन वॉज एमिंग एट अटेनिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड हैव नो इंटेंशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिरसा मुंडा ने जो बिरसा मुंडा का मेन लक्ष्य था वो धार्मिक और राजनीतिक ऑटोनॉमी प्राप्त करना था, न कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये आपका सही है, पहला गलत है आपका, दूसरा स्टेटमेंट सही है। दिस रेबेलियन वाज ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स द कूस विदाउट वायलेंस, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सेकेंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट आपका गलत है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस चार्टर, जो 1600 का चार्टर बना था उसमें क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, इस चार्टर के द्वारा कंपनी ने समुद्र पार शासन करने की सोची, बिल्कुल सही बात है। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, ये भी आपका सही है। थर्ड, दिस चार्टर कुड प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट, ये आपका गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 20 क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857 सर्टन की एक्सेप्ट इमर्ज, यदि हम भारतीय राज्यों का ईस्ट इंडिया कंपनी में एनेक्सेशन के द्वारा एनेक्सेशन जोड़े 1757 से 1857 के बीच, तो क्या आप देखेंगे। पहला, द कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, बिल्कुल सही है कि कंपनी ने कभी भी
मिलिट्री अटैक किसी अननोन टेरिटरी पर नहीं किया, उन्होंने पहले उस टेरिटरी को जाना है, समझा है, फिर उस पर अटैक किया है। नंबर सेकंड है इट इज स्टॉप टू यूज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, ये आपका गलत है। थर्ड है आफ्टर दी बैटल ऑफ प्लासी द कंपनी अपॉइंट्स रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, इसके साथ ही आप लोग समझे भी होंगे कि आप एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आपको कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करना है। सो जो लोग अभी भी सही से क्वेश्चंस को जानिए, समझिए, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए और शॉर्टकट में ना हो के आप लोग बिल्कुल डेप्थ से तैयारी करेंगे, तभी सिलेक्शन हो पाएगा और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे ऐसे वीडियोस के माध्यम से। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो क्वेश्चन आपसे